एक प्रकरण पूरा हो गया है जिसको अधिकरण शब्द दिया हुआ है, जिसमें एक मोटी मोटी यानी कैसे राजा को अपना काम करना चाहिए ये बताया है कि कैसे सहयोगी जोड़ना है, कैसे स्वयं की रक्षा करना है, कैसे उनका स्वभाव आदि होना चाहिए इत्यादि मोटा मोटा सा कुछ बताया है। अब आगे का विषय है अधिकारियों के विभिन्न प्रकार के जो विभाग है राज्य के, और उनके जो अधिकारी और वो क्या करते हैं, उनका क्या कार्य है इत्यादि। तो इसको आरंभ करने से पहले जनपद का स्वरूप कैसा होना चाहिए बताया। यद्यपि ये विषय पूरा ये अध्यक्ष परिषद का नहीं है, पर जनपद के बारे में भी कहीं ना कहीं तो कहना ही था, इसलिए वो यहाँ कहा जा रहा है। जनपद और दुर्ग के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद विभिन्न विभागों के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले जनपद निवेश। भूतपूर्वम् अभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्द वमनेन वा निवेशयेत्। जनपद भूतपूर्व होवे अथवा अभूतपूर्व होवे, यानी पहले से जनपद था, टूटा फूटा है, कोई राजा रहा नहीं, सब अव्यवस्था है, उसको दोबारा बनाओ, व्यवस्थित बना दो, एक तो ये तरीका। अथवा बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, वहां नया जनपद बना दो, ये दूसरी तरीका। आज के दिन में ऐसा कोई खाली जनपद यानी खाली जगह नहीं है, या फिर किसी आइलैंड पे जाके, जो कई देशों के कई आइलैंड से जो खाली पड़े हुए हैं, वहां जाके हम बसा सकते हैं। पर पहले समय में ऐसा था कि कुछ खाली जगह भी थे, कुछ बने हुए टूटे फूटे से थे, सब प्रकार की परिस्थितियां थी। तो दोनों प्रकार से जनपद बनाया जा सकता है। तो उसके अंदर जो लोग रहेंगे, क्योंकि बिना जन के जनपद नहीं बन सकता, जन चाहिए, लोग चाहिए। तो लोग कहाँ से आएंगे, तो कह रहे दो तरीका है। एक तो दूसरे देशों से लोग आके वहां बसे, दूसरे जनपदों से लोग आके बसे, अथवा अपने ही देश के जो जनसंख्या बढ़ता जाए कि वो पूरा जनपद का आकार लेवे। दोनों प्रकार से हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण एक देखेंगे, महाभारत में युधिष्ठिर को खांडप्रस्थ दिया गया। जब द्रौपदी स्वयंवर के बाद वापस वे हस्तिनापुर पहुंचे थे, तब तक ये कि अरे ये मर गए हैं मानकर दुर्योधन को राजा बनाया था, या राज्य देने की बात आ गई थी। तो धृतराष्ट्र ने कुछ बीच की रास्ता निकाला कि आप खांडप्रस्थ दे देना, ये इनको छोड़ दो, इस प्रकार से। तो खांडप्रस्थ क्या था, एक पूरा जंगल था। जो हस्तिनापुर तो है बिल्कुल मैदानी इलाका, बहुत अच्छी भूमि, और खांडप्रस्थ है पूरा अरावली पहाड़ के इलाका, पथरीली इलाका, जिसमें बहुत ज्यादा खेती अच्छी नहीं हो सकती, जो वर्तमान में दिल्ली है। तो इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर को दिया, तो जंगल सा पड़ा हुआ था पूरा, कुछ जनजाति के लोग थे, यानी आर्य नहीं थे, कुछ जंगली लोग थे। तो वहां जनपद बसाना था, तो लोग है ही नहीं, तो कैसे बसेगा। तो महाभारत में वर्णन है कि जैसे चारों तरफ ये बात फैल गई कि अब युधिष्ठिर जो है खांडप्रस्थ में अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो चारों तरफ से लोग आए बसते हैं युधिष्ठिर के राज्य के हिस्सा बनने। क्योंकि सबको पता है युधिष्ठिर का जो प्रशासन है, उनका जो संरक्षण है, वो बहुत श्रेष्ठ है, उनके राज्य में बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार चारों तरफ से लोग आकर वहां बसते लगे। तो ये परदेशापवाहनेन है, और अपने देश की भी जनसंख्या बढ़ाकर भी ये किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रकार से जनपद बनाया जा सकता है।
शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशतकुलपरं ग्रामं क्रोशद्विक्रोशसीमानम् अन्योन्यारक्षं निवेशयेत्। तो ग्राम बनाना चाहिए कैसे, जिसमें शूद्र कर्षक प्रायम, एक तो शूद्र ज्यादा हो संख्या में और कर्षक यानी वैश्यों में कृषक ज्यादा हो, व्यापारी कम हो, क्योंकि वैश्य के अनेक कार्य है, कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुसीद, ये सारे कार्य हैं जिनमें से कृषि वाले ज्यादा हो। वैसे पशुपालन लिखा नहीं है पर कृषि के साथ पशुपालन जुड़ा ही रहता है, अलग से नहीं रहता। इस कारण से कृषि और पशुपालन करने वाले वैश्य की संख्या ज्यादा हो, शूद्र की संख्या ज्यादा हो, और एक गांव में 100 परिवार हो कम से कम और 500 परिवार हो ज्यादा से ज्यादा, और ग्राम ग्राम के बीच में 1 कोस अथवा 2 कोस दूरी रहे और एक दूसरे की रक्षा करे, उस प्रकार बनावे। यानी गांव जो है पूरी तरह स्वावलंबी नहीं होते, कई काम जो बेसिक है वो सारा गांव में होता है, पर निर्माण का कार्य यानी वस्तु बनाने का काम जो है वो हर गांव में सारे वस्तु नहीं बनते हैं। किसी गांव में आज भी आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ है, भूसा डालने के लिए अरहर की लकड़ी की टोकरी बनती है, और ये पूरे इलाका में काफी दूर जाकर एक ही गांव है जहाँ वो बनता है, वहां उसके सारे कारीगर हैं। कोई और वस्तु है किसी और गांव में बनता है ना, एक एक गांव एक एक वस्तु के लिए ज्यादातर स्पेशलाइज होता है, और साप्ताहिक हाट लगते हैं जिसमें ये सारे व्यापारी आते चारों तरफ से, सबको सारे वस्तु उपलब्ध कराते हैं। तो ये इस प्रकार एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इस प्रकार वो गांवों का निवेशन होना चाहिए। यानी थोड़े दूर में जाकर सारे आवश्यक वस्तु उपलब्ध हो जाए और किसी आपातकाल में एक दूसरे की रक्षा भी वो कर सके। नदी, शैल, वन, गृष्टि, दरी, सेतु, बंध, शाल्मली, शमी, क्षीर वृक्षानंतेषु सीमनाम स्थापयेत। गांव की सीमा कैसे बनाना है बता रहे हैं। या तो नदी हो, यानी नदी कोई बह रहा हो तो वहां तक गांव है, नदी से कोई बड़ी नदी आवश्यक नहीं है, कई बार झरनियाँ झरती है या कई और छोटे छोटे जो है ना वो नालियाँ चलती है, तो उनमें से कुछ बड़ी नाली हो, वहां तक गांव की सीमा, अथवा कोई पहाड़ की श्रृंखला हो वहां तक गांव की सीमा, अथवा जंगल है, अथवा कुछ प्रकार की वृक्ष है जैसे बेर की बहुत सी जंगल जैसा बना हुआ है, अथवा सेतु बंध यानी क्या बोलते हैं, कई बांध बंधा हुआ है तालाब आदि का, वहां तक सीमा ऐसा मानकर। या क्षीर वृक्ष यानी ऐसे पेड़ जिसकी पत्ता या डाली टूटने पर दूध सा बहता है, जैसे बड़ है, पीपल है इत्यादि, जहां वो बड़े बड़े बड़ पीपल इत्यादि हो, अथवा शेमी हो, तो उसको सीमा बनावे। शालमली, शेमी और क्षीर वृक्ष। शालमली सिवल का पेड़ कहते हैं, मैं भी जानता नहीं पूरा, यानी बड़े पेड़ होते हैं और वो स्पष्ट उनको पहचान होता है, तो उनको गांव की सीमा के रूप में बनावे हैं। अष्टशतक ग्राम्या मध्य स्थानीयम, ये कुछ शब्द है। स्थानीय, द्रोणमुख, खारवाटक, संग्रहण, ये गांवों के बीच में कुछ बड़े गांव हैं जहाँ से स्थानीय प्रशासन का देख रेख और मार्केट इत्यादि हो, जिसको जैसे आज हम विभाग करते हैं, एक जिला को जनपद मानेंगे तो उसके बाद तहसील होगा, ब्लॉक होगा, फिर पंचायतों का एक प्रमुख होता है,
तो इस प्रकार जो अलग अलग विभाग होते हैं, छोटे 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 से बड़े तक, तो इसमें सबसे जो बड़ा विभाग है अपना कैपिटल सिटी के अतिरिक्त एक स्थानीय नाम का एक स्थान होगा, छोटा सा कस्बा जैसा हो सकता है, जो 800 गांव के ऊपर होगा। यानी स्थानीय नाम की जो एक कस्बा है, वहां से यानी हो सकता है तहसील हो, 800 गांव का देखरेख होगा। तो पूरे जनपद में 1 2 3 स्थानीय हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। चतुशतक ग्राम या द्रोणमुखम, 400 गांव के ऊपर एक द्रोणमुख हो सकता है, ब्लॉक की तरह हो, यानी एक स्थानीय के नीचे 2 द्रोणमुख। द्विशतक ग्राम या खारवटिकम, यानी एक द्रोणमुख के नीचे 2 खारवटिक। और दशक ग्रामी संग्रहेण संग्रहणम, 10 10 गांव के ऊपर एक संग्रहण, यानी सबसे छोटा वो इलाका, यानी वो या क्या कह सकते प्रशासनिक इकाई है 20 गांव का, जहां एक छोटा सा अधिकारी होगा, 20 गांव का देखरेख करेगा। और ऐसे 20 संग्रहणों के ऊपर एक खारवटिक होगा, जो एक बड़ा अधिकारी होगा। और ऐसे 2 खारवटिकों के ऊपर एक द्रोणमुख होगा, और 2 द्रोणमुखों के ऊपर एक स्थानीय। ऐसे 2 स्थानीयों के ऊपर एक दुर्ग, जो देश की कैपिटल है। इस प्रकार देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1600 गांव हो सकते हैं। संख्या एग्जैक्टली इतना हो आवश्यक नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है, एक मोटा अंदाजा बताया है। तो ये प्रशासन की व्यवस्था है जनपद की। सामान्य रूप से सब गांव होंगे, ये जो बड़े बड़े हैं जो कस्बा जैसा होंगे, और दुर्ग होगा जो किला पूरा, यानी वॉल्ड सिटी, जो पूरा किले के द्वारा बंधा हुआ, पूरी तरह सुरक्षित। जनपद द्वार, मुद्रण इसका बहुत खराब है। कुछ छूट रखे, अच्छा बीच में एक छूट गया। अंतेष्वंतपाद दुर्गाणी, जनपद की सीमाओं में अंतपाल दुर्ग हो। जनपद की चारों तरफ जो मुख्य मुख्य रास्ते बाहर जाते, दूसरी जनपदों की तरफ जाते हैं, तो वहां सीमा में एक छोटा सा दुर्ग है, जहां एक अधिकारी बैठेगा जिसको अंतपाल कहते हैं। तो राज्य से बाहर से आने वाले, यानी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, राज्य के अंदर आने वाले, इन पर वो वहां से नजर रखे। हो सकता है एक जनपद की चारों तरफ से जो है ना, मुख्य मुख्य 4 तो रास्ते होंगे चारों तरफ, 2 4 और अतिरिक्त होंगे, 4 से 6 तक रास्ते होंगे। तो उतने अंतपाल दुर्ग होनी चाहिए वो मुख्य मुख्य रास्तों पे, और वहां से छोटे रास्तों का भी वो नजर रखेंगे। तो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर बहुत सामान आता जाता है, तो उनका पूरा वो ध्यान रखेंगे। और क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कोई गलत चीज आना जाना ना हो, और जो जा आ रहा है उस पे वो टैक्स भी लगाएगा। वो शुल्क होगा, टैक्स नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, चुंगी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कस्टम, शायद कस्टम्स कहते हैं, वो लगाएंगे वहां। जनपद द्वाराणि अंतपादाधिष्ठितानि स्थापयेत्, जनपद के जो द्वार है, जनपद के अंदर जो प्रवेश द्वार है, वो अंतपाल के द्वारा अधिष्ठित हो। यानी वहां अधिकारी अंतपाल होगा, उनकी देखरेख से ही अंदर आना जाना रहे।
तेषामन्तराणि वागुरिक शबर पुलिंद चंडालारण्यचरा रक्षेयुः। उन जनपदों के बीच की जो जगह है, दो जनपदों के बीच में बहुत जगह खाली पड़ा मिलेगा जो वन होगा। जनपदों की सीमा सामान्य रूप से वन होगा, कई बार ठीक है कुछ नदी वगैरह हो सकते हैं, पर नहीं तो वन होगा, वन प्रदेश होगा। और उसमें वागुरिक शबर पुलिंद चांडाल और अन्य अरण्यचर निषाद इत्यादि ये रहेंगे। ये जो शब्द है अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इनमें जैसे कई बार बीच में बात आती है आर्य और अनार्य का। जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, उसी व्यवस्था में रहते हैं, अन्य जो धर्मशास्त्र आदि जो वैदिक साहित्य है जिसमें विधि विधान है, उनका पूरा पूरा पालन करने में विश्वास करते हैं और पालन करते भी हैं, उनको आर्य कहते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो अपने अलग तरीके से जीवन यापन करते हैं, उनको अनार्य कहते हैं। तो व्यवस्था आर्यावर्त में कम से कम ये रही है, आर्यावर्त में आर्य भी रहते थे अनार्य भी रहते थे। ये भ्रांति है कि केवल आर्य रहते थे। जनपदों के अंदर ग्राम नगर आदि व्यवस्था में आर्य रहते थे। वन क्षेत्रों में जो अनार्य अन्य लोग जो है वे रहते थे। और इन दोनों के बीच में कई बार बहुत अच्छे संबंध भी होता था तो कभी खटपट भी होता था। दोनों प्रकार की स्थितियां देखने को आते हैं, विशेषकर रामायण महाभारत में। जैसे राम जी बाहर आता है, अपना वनवास के लिए जाता है, तो सबसे पहले राज्य से बाहर उनको निषाद राज गुह मिलता है। और वहां जिस प्रकार का वर्णन है, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं उनके आपस में, ज्यादातर इसी प्रकार रहता है। पर कई बार गड़बड़ हो जाता है। जैसे वो एक चक्रपुरी राज्य था महाभारत में, उसका एक राजा था, वो अपनी प्रजा का शासन कर रहा था। तो वन विभाग में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था बकासुर। वो बहुत बलवान था। वो आके लोगों को तंग करा, कभी लूट लाट कर ले जाता था, कभी आदमी को भी उठा के ले जाके खा जाता था। और राजा जो है कमजोर पड़ गया उसके सामने, और वो रक्षा करने की जगह जाके छुप गया कहीं। स्वयं की रक्षा वो उनको ज्यादा मुख्य लगा, प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ था। तो वहां लोग तंग होके अंत में उस राक्षस के साथ समझौता कर लिया कि तू ऐसा मत कर, तो अपनी जगह बैठे रहो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें पहुंच जाते रहेंगे। और बाकी कहानी आपको पता है कि प्रतिदिन इसको गाड़ी भर के भोजन इत्यादि, उनकी पूरा जो कुटुंबा था, जो पूरा परिवार, उसके पेट भर भोजन की व्यवस्था इन्होंने कर ली थी। तो ये चल रहा था है ना। ऐसे भी जो संघर्षात्मक भी होता है, तो दोनों प्रकार की स्थितियां देखने को मिलता है। पर एक सामान्य नियम है कि अनार्यों को शहर आदि के निर्माण का अवसर नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो ज्यादा बलवान बनेंगे तो फिर ये आर्यों को जीने नहीं देंगे। और जो व्यवस्थित रूप से जीते हैं, वे ही वास्तव में अपने आध्यात्मिक और सब प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। इसका जन्म से कोई संबंध शायद नहीं था, जिस प्रकार अनेक जगह हमें वो देखने को मिलता है। जो भी इन नियमों का पालन करते थे आर्य उनको अपनाते थे। जैसे कर्ण का उदाहरण है। कर्ण वैसे महाभारत में कुंती का पुत्र बताया जाता है, पर कई ये भी पक्ष है कि वो बात प्रक्षिप्त है, और वो सही हो गलत हो, पर लोगों को नहीं पता था कि कर्ण कुंती का पुत्र था, कौन था। ये दो चार लोगों को छोड़कर आम पूरे आर्यावर्त में सभी यही जानते थे कि ये अधिरथ नाम का एक सूत का पुत्र है। उसके बाद भी यानी ये पहचान होते हुए भी उनको राजा के रूप में सभी ने स्वीकार किया। यहाँ तक कि कौरव सेना के सेनापति पद भी
उन्होंने प्राप्त किया, किसी ने विरोध नहीं किया। तो इस जन्म से यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। अ, उन लक्षणों के आधार पर ये नाम दिए गए थे। ऋत्विगाचार्य पुरोहित श्रोत्रियेभ्यो ब्रह्मदेयान ब्रह्मदेयान्य ब्रह्मदेयानि अदंडकराणि अभि अभिरूपदायकानि प्रयच्छेत। यानी राजा जो है ना, ऋत्विक है, अपने आचार्य है, पुरोहित है, श्रोत्रिय जो ब्राह्मण वेद पाठी विद्वान है, उनके लिए ब्रह्मदेय यानी ब्रह्मदेय नाम के जमीनें बंटवारा कर ले, जिसपे दंड कर ना हो, किसी प्रकार की कोई यानी खेती ना करने पे ये दंड, ऐसा कुछ और लोगों की जमीन पर कुछ वो व्यवस्था होती है, वो उस प्रकार की व्यवस्थाएं ना हो और कोई टैक्स भी ना लगे। और अभिरूपदायकानी ने अच्छे से फसल दे सके, ऐसे जमीनों को दे दे ताकि उनकी जीविका चलता रहे। इसमें ये ध्यान देना है कि इनको जमीन तो मिलेंगे पर ये खेती नहीं करेंगे स्वयं। खेती तो किसी वैश्य को ही करना होगा, किसी वैश्य को ये जमीनें दे देंगे, वो खेती करेगा तो इनको अपना हिस्सा देगा, वो अपना हिस्सा लेगा। इस प्रकार जो है इन विद्वानों के लिए एक नियमित आय बना रहेगा। और एक प्रकार से मान सकते कि राजा की तरफ से वो आय नियमित दान के रूप में दिया जा रहा है। अध्यक्ष संख्यायकादिभ्यो गोपस्थानिकानि गोपस्थानिकानिकस्थ चिकित्सकाश्वदम अश्वदमक जंघाकरिकेभ्यश्च विक्रयाधान वर्जम। कुछ अन्य राज्य के विशिष्ट अधिकारी जो होंगे उनको भी इस प्रकार जमीनें दिए जाते हैं, उनकी सेवाओं से संतुष्ट होकर। और क्योंकि राज्य के सारे अधिकारी क्षत्रिय होते हैं, तो वो स्वयं खेती नहीं करेंगे, वो भी वैश्यों को ये जमीन दे देंगे, जिनको कुछ नियमित आय मिलता रहेगा। तो ये जो जमीन इस प्रकार दिए जाते हैं, इसके लिए एक शब्द दिया है विक्रयाधान वर्जम। वे उस जमीन को बेच नहीं सकेंगे और गिरवी भी नहीं रख सकते, केवल उससे आने वाले आय का वो उपभोग ले सकते हैं, ना तो वो गिरवी दे सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो कौन कौन अधिकारी है? एक तो अध्यक्ष है और संख्यायक, संख्यायक होते हैं कुछ राजकीय वस्तुओं की संख्या आदि का देख रेख रखते हैं, कोष से जुड़े हुए होते हैं। और गोपस्थानिक यानी कोष आदि के जो अध्यक्षत्व, अनिकस्थ यानी सेना के संबंधित जो अधिकारी है, जो राजा के मुख्य चिकित्सक है, अश्व को संभालने वाले हैं, जंघा करिक ये दूर देश यानी दूर दूर देश आना जाना जिसका काम रहता है, जो अनेक अपने कार्यों के कारण यानी राजकीय कार्यों के कारण दूर दूर जो जाना आना जिसका रहता है, ऐसे व्यक्तियों को भी जमीन दे दे। और उस पे पाबंदी लगाए कि बेच नहीं सकते और आधान
समाधान क्या कह रहे हैं? आदत जहाँ तक मुझे ध्यान है गिरवी नहीं रख सकते। गोप शब्द जो है एक अधिकारी को कह रहे हैं जो कई गांवों के ऊपर अधिकारी है। दशग्रामी पंचग्रामी अधिकारी 10 या 5 गांवों के ऊपर अधिकारी है। कारदेभ्यः कृतक्षेत्राणि ऐकपुरुषिकानि प्रयच्छेत्। जो टैक्स दे उस प्रकार के कृषकों के लिए जो खेती के योग्य जमीन देवे, जो अकेला वही उसका स्वामी हो। आकृतानि कर्तृभ्यो नादेयात। जो बंजर भूमि है, तैयार नहीं है, उन जमीनों को जो वह खेती करना चाहे उनको दे दे और उनसे टैक्स ना ले, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको बराबर करने इत्यादि। तो उनको उस पर टैक्स ना लगावे। तो कितने समय तक टैक्स ना लगावे वो परिस्थिति के आधार पर हो सकता है। कुछ जमीन इतना खराब हो तो उस पे तो 10 साल तक टैक्स ना दे, कुछ थोड़ा बहुत खराब है तो 5 साल तक टैक्स ना दे। इस प्रकार की वो व्यवस्था होगी। अकृषताम आच्छिद्य अन्येभ्यः प्रयच्छेत्। जो खेती नहीं करते यानी जमीन है उसका पर खेती वो करता नहीं है, जमीन पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में उनसे वो लेकर दूसरा जो खेती कर सकते हैं उनको दो। क्योंकि यदि जमीन पड़ा है, खेती नहीं होती है तो लोग भूखे मरेंगे। लोगों को खाने के लिए अन्न चाहिए और राजा को कोष में पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि खेती करेंगे तब जाके राजा को टैक्स मिलेगा। इससे जो खेती नहीं कर सकते उनके पास जमीन रखने का अधिकार नहीं होगा। ग्राम भृतक वैदेहक व कृषयो, अथवा गांव के अधिकारी जो है कुछ व्यक्तियों को लगाकर उस पे खेती करवा दे, अथवा जो व्यापारी है क्योंकि वो भी वैश्य होते तो वो भी साथ साथ में खेती कर रहे। कुल मिला के जितना जमीन है सभी में खेती हो, ये वह स्थानीय जो गांव के अधिकारी ये ध्यान रखे, स्वयं वो करे अथवा कुछ व्यापारियों को दे दे जो खेती नहीं कर रहे, सिर्फ व्यापार कर रहे, जिसके पास गुंजाइश है कि कर सके। एक मिनट। आकृषंतो अवहीनम दद्यो। जो खेती नहीं करते हैं वे उसका दंड के रूप में वो देना होगा उनको। जो उस कारण से नुकसान हो रहा है ने, खेती का समय हो गया, अब उसने खेती किया नहीं, अब दूसरों को देने का भी अब अवसर नहीं है, तो इस बार तो नुकसान हुआ है। तो यानी राजा के टैक्स तो उस जमीन से जो मिलना था वो नहीं मिला है खेती ना होने के कारण, तो उनको किसी और प्रकार से वो नुकसान भरना होगा। राजा का कोष में तो पैसे जाना ही चाहिए। ये उस स्थिति में है जहां उसकी अपनी लापरवाही के कारण उसने खेती नहीं की, किसी अनिवार्य कारणों से नहीं किया तो वह परिस्थिति के अनुसार वह अलग निर्णय हो सकता है। धान्य पशु हिरण्यश्चैनान अनुगृह्णीयात्। आवश्यकता आने पर
धान्य, पशु और सोना आदि के द्वारा इन कृषकों का कृषकों के प्रति अनुग्रह करे राजा। यानी आपातकाल हो, जहां वो खेती नहीं कर पा रहे, अकाल है, बाढ़ है, ऐसी स्थिति में इनको धान्य आदि भी दे उल्टा। यानी देने की बात छोड़ो, उल्टा देवे। जो उस प्रकार राजा ध्यान रखता है, तान यनु सुखे न दद्युः, उस राजा के लिए बाकी जो जनता है तो यानी प्रेम से का अपना कर देंगे। जो ये जानते हैं कि हमारे राजा जो है आपातकाल में हमारे ध्यान रखेंगे, तो उनको कर देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अनुग्रह परिहारो चेभ्य कोश वृद्धि करो दध्यात। राजा जो है आवश्यकता के अनुसार एक अनुग्रह और एक परिहार, यानी अपनी खुशी से कुछ दे सकते किसानों को, कि तुम लोगों ने इस बार खेती बहुत अच्छी की है, तो तुम्हारे गांव के लिए ये व्यवस्था मैं कर रहा हूं। अथवा तुम्हारे गांव में बाढ़ आके ये नुकसान हुआ, वो हुआ, तो उसके परिहार के रूप में ये मैं दे रहा हूं। इस प्रकार राजा कृषकों के प्रति अनुग्रह और परिवार दोनों देवे, पर उस प्रकार देवे जिससे अपने कोष बढ़े, घटे नहीं। फालतू जगह खर्च नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी ऐसी चीजों पे लगावे जिससे कि लोगों का आय बढ़े और राजा के टैक्स के रूप में राजा का भी इनकम बढ़े। तो उस प्रकार राजा खर्च करे। कोशोपघाती को वर्जयत, ऐसे खर्च ना करे जो कोष में जो है ना घाटा ही घाटा होता रहे। जो भी कार्य करे ध्यान रखे कोष का, क्योंकि सारा जो राज्य का आधार कोष ही है। बहुत खर्च होता है राजा का, तो फालतू बेकार तरीके से खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट की बात है। जो राजा इन बातों का ठीक से ध्यान रखेगा, कोष उसका बढ़ता जाएगा। अल्पकोशो ही राजा पौर जानपदानेव ग्रसते। जिस राजा के पास कोष में पैसे कम होंगे, क्योंकि खर्च तो करना ही होगा, इतनी बड़ी सेना है, अधिकारी है, सबका तनख्वाह तो देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, जाके कहाँ से जाएगा। तो लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाएगा, लूटेगा लोगों को। उसका ध्यान यही लगेगा कि लोगों से कैसे पैसे वसूलो ताकि इन सबको बांटो। और वो खतरनाक है। निवेश समकालम यथागतकम व परिहारम दद्यात्। हम्म। यानी राजा ने कहीं कुछ विशेष सहयोग देने आदि का संकल्प या वचन दिया है, तो उसी समय वो करे। यानी कुछ हो सकता है कि आप ऐसा करो तो आपको ऐसा करेंगे, इस प्रकार प्रजा के लिए कुछ विशेष वचन दिया हो या इस प्रकार किया हो, तो वो समय पर वो सब करे। निवृत्त परिहारान पितेव अनुगृह्णीयात्।
और जो जनता ऐसा है कि राजा के परिहार को वापस कर दिया है, ये कह के कि हे राजन, आपने जो हमें सहायता की थी, अब हम वापस मालो माल हो गया तो ये हम वापस कर रहे तुम्हारे सहयोग को। तो इस प्रकार जो कहते हैं, कई बार प्रजा भी, क्योंकि अनेक बार बहुत स्वाभिमानी होती है कि हम राजा पर क्यों आश्रित रहे, हम अपने पर रहेंगे। तो राजा ने आपातकाल में कुछ सहयोग दिया तो उसको कर्ज के रूप में लेकर वापस भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उनको पिता की समान ध्यान रखे। ठीक है, वापस दे दिया, ठीक है, पर आगे भी कोई समस्या हो तो सदा मैं तुम्हारे लिए हूं, इस प्रकार का एक आश्वासन और उस प्रकार का व्यवहार ये करते रहे, सब उनके अनुकूल बने रहे। आकर कर्मांत द्रव्य हस्तिवन व्रज वनिक पथ प्रचरान वारिस्थल पथ पण्य पत्थरानि च निवेशयेत। एक आकर यानी माइन, जहाँ राज्य में विशेष खनिज उपलब्ध हो रहा हो वहां माइनिंग का काम करे, यानी उस खनिज को निकाल के उससे धातु के रूप में बदलना। पहले निकालना माइनिंग जो है वो आकर है, कर्मांत जो है उसको धातु के रूप में बदलना, जो मेटलर्जी का काम है, उसको शुद्ध करके धातु के शुद्ध धातु बनाना। फिर बनने धातु बनने के बाद उसको आवश्यक जो बर्तन वर्तन जो भी उससे बनते हैं वो बनाना। इसके अतिरिक्त हस्ती वन, राज्य में कुछ ऐसे जंगल हो जो हाथी पालने के लिए हो, हाथी और घोड़े पालने के लिए जंगल रखने होंगे। ये सामान्य घर में नहीं होगा। कुछ हाथियां पालना अलग है, ब्रीडिंग सेंटर अलग है, और ब्रीडिंग सेंटर के लिए नेचुरल एक एनवायरनमेंट चाहिए, जहां उनको पर्याप्त घूमने और खाने पीने सब व्यवस्था मिले हाथियों को। तो उस प्रकार का एक जंगल जिसको हस्तिवन कहते हैं, तो उसमें सारे हाथियों के लिए अनुकूल हो। और व्रज यानी गोचर, ऐसी जगह जो गाय चर सके, यानी उसमें पूरा घास अच्छे से हो और ऐसे पेड़ हो जिनके पत्ते गाय खा सके, जंगली जानवर ना हो जो गाय को नुकसान करे, इस प्रकार का व्रज भूमि को भी तैयार करें। वनिक पथ यानी व्यापारी अपने सामान लेके जो इधर उधर यात्रा करते उनके योग्य जो मार्ग जिसमें चल सके, ऐसे मार्ग बनवावे। और आम जनता के भी आने जाने के रास्ते बनवावे। और इसके अतिरिक्त वार स्थल यानी जल में भी नाव आदि के द्वारा यात्रा कर सके। और स्थल पथ जो जमीन पर भी आने जाने की रास्ता बनावे। पन्य पत्तरानी, जगह जगह पर जो साप्ताहिक बाजार बनता है या कुछ बड़े जगहों पर नित्य जो बाजार रहता है उनको भी व्यवस्थित करें, यानी उसके लिए आवश्यक जगह बनाना, वहाँ कुछ सुरक्षा के अधिकारी और व्यापारियों के लिए आवश्यक जो व्यवस्था वो सब करवावे, ताकि देश में जनजीवन और व्यापार दोनों अच्छे से चल सके और राज्य के लिए आवश्यक जो वस्तु भी वो प्राप्त होता रह सके। सहोदकम आहार्योदकम व सेतुम बंधयेत, ऐसे बांध बंधवावे जहां जिसके अंदर सहजता से जल रहे, अथवा जल लाके डाल के उसको भर सके, कहीं बाहर से जाकर उसको भरे, या सहजता से उसमें या तो अंदर उसका स्रोत हो या कोई नदी बहकर उसके अंदर आवे, या इस प्रकार का दोनों प्रकार का वो बनावे। अन्येषां व बध्नतां भूमि मार्ग वृक्षोपकरणानुग्रहम कुर्यात्, अथवा कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय लोग ही पहल करके बांध बांध देते हैं ताकि
बार बार उनके गांव में बाढ़ ना आवे और जल उसमें भरा रहे तो खेती के भी फायदा है। तो ऐसा स्थानीय लोग यदि स्वयं पहल करेंगे तो उनके लिए उसके लिए आवश्यक भूमि, उसके जो मार्ग और उसको बांधने के लिए पेड़ आदि जो उपकरण चाहिए वो सारा दे दे राजा। पुण्य स्थान आरामाणांच, पुण्य स्थान और आराम यानी जो उद्यान जिसमें कुछ आराम से थोड़ी देर बैठ सके, अच्छा सा लगता है, तो इनका भी निर्माण करवावे। संभूय सेतु बंधाद अपक्रामतः कर्म कर बलिवर्दः कर्म कुर्यो। जहां गांव में सब मिलकर पहल किया है बांध बांधने का, और उनमें से यदि एकाध कोई व्यक्ति बचना चाहते हैं तो उनसे उनके हिस्से की जो काम है वो करने के लिए दूसरे किसी मजदूर लगा के वो पैसे उन्हीं से दिलवाने हैं, अथवा उनकी बैल जो काम में लगवावे, तो उस प्रकार उनका भी हिस्सा उस स्वयं ना लगे तो उनकी तरफ से कुछ और उसकी क्षतिपूर्ति करवावे। जो जानबूझ के आलसी अथवा जानबूझ के बचने की कोशिश करे तो उससे तो सारा व्यय तो लेवे पर लाभ में उनको हिस्सा ना दे, ये दंड के रूप में। व्यय कर्मणि च भागी स्यात् न च अंशम लभेत। तो व्यय तो पूरा करावे पर उसको कोई हिस्सा ना मिले। ठीक है, इतना रखेंगे, बाकी कल करेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ओमकार। हाँ जी। लेकिन नजर आ रहा है उसमें कुछ जी कोई शंका नहीं है आज मुझे। ठीक है, तो ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ नमस्ते। नमस्ते आचार्य।